हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो बुक है हिस्ट्री की, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, इसका 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, जैसे कि आप देखते ही आज के समय पर कितना सारा प्रिंट कल्चर देखने को मिलता है। प्रिंट कल्चर का मतलब हर वो एक चीज़ जो आप लिखी हुई देखते हैं, छपी हुई देखते हैं, तो आखिर इसकी शुरुआत कैसी हुई, वो सारी की सारी जो कहानी है वो इस चैप्टर में दे रखी है। यानी कि शुरुआत कैसे हुआ प्रिंट का, और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, कैसे कैसे जो ये वर्ल्ड है आपका इन सब चीज़ों को लेकर के मॉडर्नाइज हुआ, कैसे कैसे इसने बहुत सारे लोगों को एक तरीके से समाज में रहना सिखाया, लोगों को समानता दी, एक तरीके से आज़ादी मिली, राष्ट्रवाद को बढ़ाया। तो इन सभी में प्रिंट का बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से महत्वपूर्ण एक तरीके से रोल माना जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही सब बातें जाननी है कि आखिर शुरुआत कैसी हुई और इसके कौन कौन से इफेक्ट है। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला टॉपिक है आपका वही है कि जो प्रिंट की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली वो कहाँ से हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके चैप्टर के हिसाब से चाइना, जापान और कोरिया का नाम बताया गया है। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ चाइना और जापान के बारे में बता रखा है कि कैसे चाइना में शुरुआत हुई और कैसे बाद में चलकर जापान में भी जो प्रिंट कल्चर है वो पहुँचा। ठीक है, तो प्रिंट की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले जो हुई थी वो चाइना, जापान और कोरिया में ही हुई थी, लेकिन उस समय कोई मशीन नहीं हुआ करती थी। यानी कि प्रिंटिंग जब होती थी वो हाथों से होती थी, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर छापना जो होता था वो हाथों से छापा जाता था। ठीक है, लोग क्या करते थे कि जो लकड़ी की पट्टियाँ होती है बेसिकली वुड ब्लॉक, उसके ऊपर स्याही लगा देते और कागज़ पर रगड़ते थे और बस उसी से छपाई की वाली जो कॉपी थी वो बन जाती थी, और इसी को कहते थे हैंड प्रिंटिंग मेथड। यानी कि सिंपल मेथड में आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो टेक्निक थी जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ को छापा जा सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत हुई। चाइना में जो किताबें छपनी शुरू हुई थी वो आपकी लगभग स्टार्ट हुई थी 1594 एडी में। एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, तो इस समय शुरुआत हुई थी, और यानी कि आप ये समझिए कि जो चाइना है आपका सबसे पहले उसी ने एक तरीके से कागज़ का भी आविष्कार किया और उसी ने एक तरीके से छपाई का भी आविष्कार किया। यानी कि आप ये समझिए कि यूरोप से सैकड़ों साल पहले जो छपाई थी वो कहाँ पर स्टार्ट हो गई थी भाई, चाइना में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और यहाँ की जो सरकार थी वो भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से सहयोग करती थी, यानी कि वो किताबों को प्रमोट करती थी ताकि जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं वो सिविल सर्विस एग्जाम जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें और उनको एक तरीके से सरकार में या फिर मान लीजिए जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनमें उनको हिस्सा बनाया जा सके। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे प्रिंटिंग का दायरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और 17th सेंचुरी तक आप ये समझिए कि केवल रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बनते थे, जबकि बल्कि बहुत सारी अलग अलग किताबें बनती थी, कविताएँ, आत्मकथाएँ, या फिर मान लीजिए ट्रेड डॉक्यूमेंट हो गए। तो इस टाइप की बहुत सारी किताबें छपने लगी थी। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे 19th सेंचुरी आ गई, और 19th सेंचुरी एक ऐसा समय था जब पश्चिमी देशों की जो मैकेनिकल प्रिंटिंग थी वो जो था आपका वो ईस्ट एशिया तक पहुंच गई। यानी कि आप ये समझिए कि इसमें आप ये होगा कि पहले क्या होता था कि वो लोग किताबें जो छापते थे वो किससे छापते थे भाई, वो हाथों से छापते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मशीन बन गई तो अब जो छपाई का काम था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्वांटिटी में जो किताबें थी वो बनने लगी और काफ़ी कम समय बनने लग गई। ठीक है, चलिए तो ये था आपका चाइना। अब बात करता हूँ मैं जापान की। तो भाई जापान में कैसे पहुँचा, तो देखिए जापान में जो छपाई की शुरुआत थी वो 1768 से 1770 एडी के आसपास में यहाँ पर भी जो प्रिंटिंग थी वो पहुँची थी। और यहाँ पर प्रिंटिंग पहुँचने का जो जरिया था वो बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे वो वहाँ पर लेकर के गए थे, यानी कि धर्म का प्रचार करने के लिए ले गए थे, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और साथ साथ में वहाँ पर क्या हुआ भाई कि छपाई भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, अब जो एक बात और है कि जो जापान है, जापान में ही सबसे पुरानी छपी हुई किताब मानी जाती है एक तरीके से, इसका नाम है डायमंड सूत्रा, जो कि एडी 1868 में आई थी। और ये जो थी आपकी एक वो धार्मिक ग्रंथ था, यानी कि इसका मतलब था कि जापान में भी धार्मिक किताबों से ही छपाई शुरू हुई। यानी कि हर जगह पर यही हुआ था कि सबसे पहले जो किताब स्टार्टिंग में छपी वो कौन सी छपी भाई, धार्मिक किताबें ही छपी। ऐसे ही यूरोप में हुआ था, यूरोप में भी सबसे पहले बाइबल ही छापी गई थी उस मशीन के जरिए, जो कि मैं आगे बताऊँगा आपको। लेकिन क्या हुआ कि जापान वाले तो और भी एक तरीके से मान लीजिए क्रिएटिव है, आपको पता ही है आज के टाइम पर जापान बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो ठीक उसी प्रकार से जापान स्टार्टिंग से ही ऐसा है। तो जापान ने क्या किया कि भाई प्रिंटिंग को वो और आगे तक लेकर के गया। उसने टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी, इन सब चीज़ों तक पे वो छापने लग गया। यानी कि कपड़ों पर भी प्रिंटिंग होती थी, जो ताश के पत्ते होते उस पर भी होती थी, और जो भी पैसे वगैरह होते हैं पैसों पर भी बहुत सारी उन्होंने अलग अलग कलाकारी करी। ठीक है, अब जरा उस समय के शहर एडो की बात करते हैं। यानी कि आज का जो आप टोक्यो सुनते हैं उसको पहले क्या बोलते थे, एडो बोलते थे। और यहाँ का जो अर्बन कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। बेसिकली यहाँ के जो लोग थे वो पढ़ने लिखने लग गए थे, जिसमें एक तरीके से ये मानिए कि वहाँ पर टी सेरेमनीज़ वगैरह
हुआ करती थी और मतलब वहाँ पे कोई भी डांस प्रोग्राम हुआ करता था। तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा एक तरीके से अर्बन कल्चर प्रमोट हो रहा था, ठीक है। और उस समय के सबसे जो फेमस प्रिंट थे वो थे भाई उकियो प्रिंट्स, यानी कि आप ये समझिए कि एक इस वर्ड का मतलब होता है फ्लोटिंग वर्ड, यानी कि आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को दिखाने वाला चित्र। यानी कि जो उकियो प्रिंट्स था बेसिकली वो क्या करता था कि वो जो भी लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है उससे जुड़ी हुई जो चित्र वगैरह बनाते थे वो बनाया करता था। इन जापानी उकियो प्रिंट्स ने तो पश्चिमी कलाकारों को भी दीवाना बनाया था बेसिकली। और ये समझिएगा कि मॉन्टेन और वॉन वैग ने अपनी प्रिंटिंग में इनसे इंस्पिरेशन ले ली थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं भाई यूरोप की तरफ। अभी हमने चाइना और जापान के बारे में जाना, कोरिया के बारे में आपकी इस किताब में नहीं दे रखा है। तो भाई यूरोप की तरफ बढ़ते हैं जहां गुटेनबर्ग ने बेसिकली एक तरीके से प्रिंट के में एक तरीके से रेवोल्यूशन लेकर के आया। यानी कि बात करते हैं कि आखिर यूरोप जो है प्रिंटिंग पहुंची कैसे, ठीक है। तो जहाँ प्रिंटिंग पहुँचने की जो शुरुआत थी एक तरीके से, मतलब ये समझिए कि यूरोप में प्रिंटिंग पहुँचने की जो शुरुआत थी वो चाइना से आए कागज़ के जरिए हुई। और यहाँ पर एक रास्ता था सिल्क रूट, जो कि बेसिकली एक 11वीं सेंचुरी में एक रास्ता था। और इसी रास्ते के जरिए जो पेपर था वो यूरोप पहुंचा, ठीक है। और यहीं से आई कहानी शुरू होती है। और आप ये समझिए कि एक ट्रैवलर था बेसिकली, इसका नाम था मार्को पोलो। तो यही जो बंदा था वो चाइना में घूम घूम करके 1295 में एक तरीके से इटली पहुंचा। यानी कि इटली कहाँ पड़ता है भाई, आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो वो चाइना घूमने गया था और वहाँ से वो इटली पहुंचा और वहीं से वो लेकर के आया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, तो यहाँ पर कौन आया, मार्को पोलो आया। उसने ये चीज़ देखी और इसको लेकर कहाँ पहुँच गया भाई, वो इटाली पहुँच गया, यानी कि अपने देश पहुँच गया। और यूरोप को मिला एक नया तोहफा। और एक तरीके से ये समझिए कि यहीं से यहाँ पर जो आपका यूरोप था, यहाँ पर छपाई की जो चीज़ थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है। तो शुरुआत में यूरोप में जो किताबें छपती थी वो सब एकदम एक तरीके से रॉयल लग्जरी टाइप की छपती थी। यानी कि आप ये समझिए कि हाथ से बनी हुई छपती थी, आर्टिस्टिक छपती थी। और ये समझिए कि ये केवल जैसे कि नाम में ही रॉयल वर्ड आ गया, लग्जरी आ गया, तो केवल जो अमीर लोग हुआ करते थे, राजघराने लोग हुआ करते, केवल उन्हीं के पास ये किताबें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये समझिए कि यूनिवर्सिटी और मर्चेंट क्लासें बढ़ने लगी तो लोगों को चाहिए था कि भाई सस्ती किताबें भी हो, ताकि बाकी जो आम नागरिक है उनको भी इसका फायदा मिल सके। और इसी डिमांड की वजह से यहाँ पर एक तरीके से समझिए कि क्रांति आई। और उसने क्या किया कि भाई पूरे के पूरे प्रिंट कल्चर ने यूरोप को एक तरीके से, यूरोप में पूरे का पूरा वो फैल गया, ठीक है। और इसी के बाद से क्या होता है कि भाई आता है आपका गुटेनबर्ग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिसने पूरी दुनिया की पढ़ाई की दिशा ही बदल दी। जो जोहानिस गुटेनबर्ग था बेसिकली वो एक गोल्डस्मिथ था, एक सुनार था जो कि जर्मनी का था। और इसी ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने क्या किया, 1430s के आसपास में एक पहली उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। यानी कि उनकी मशीन का जो डिज़ाइन था वो वाइन प्रेस से इंस्पायर्ड था, वो जो अंगूर दबाने की मशीन होती है उसी कॉन्सेप्ट बेसिकली। और उसने क्या किया कि गुटेनबर्ग को मेटल मोल्ड्स बनाने का एक्सपीरियंस था। यानी कि जो धातु को सांचे जो होते हैं, धातु मतलब जो भी मेटल होता है, उस मेटल से जो भी बर्तन वगैरह बेसिकली बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है। तो इसका बनाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो उसने इसी से एक तरीके से एक मशीन बना डाला बेसिकली, इसको मूवेबल टाइप सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि हर लेटर को अलग अलग बना करके जोड़ा जाता था और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। तो उसने क्या किया कि उसको जो कुछ भी आता था उसने उसी की सहायता से क्या किया, अलग अलग टाइप के लेटर्स बना दिए। और ताकि उन लेटर्स को जोड़ देंगे तो नॉर्मल सी बात है जब छापेंगे तो एक ही बार में छप जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से उसने क्या किया भाई, अपनी पहली जो प्रिंटिंग मशीन थी वो बना दी। और इसी ने पहली किताब भी छापी बेसिकली, जिसका नाम था गुटेनबर्ग बाइबल। और ये दुनिया की पहली जो प्रिंटेड किताब थी, क्योंकि वहाँ पर प्रिंट नहीं होता था ना ही चीन में और ना ही जापान में, क्योंकि वो लोग तो हस्तलिखित वाला ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि सबसे जो प्रिंटेड बुक थी सबसे पहले दुनिया की, तो वो कौन सी थी भाई, गुटेनबर्ग बाइबल थी, जो कि गुटेनबर्ग ने जो मशीन बनाई थी उसके जरिए उसको छापा गया था। इसने 180 कॉपीज छापी थी और वो भी बिना किसी शॉर्टकट के। लगभग 3 साल लगे इस काम में। आप ये समझो कि नॉर्मल सी बात है आज के टाइम पर 180 कॉपीज बनाने में कितना ही समय लगा, लेकिन जब सबसे पहले जो मशीन आई थी उसको 180 किताबें बनाने में 3 साल लग गए थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रिंटिंग में बेसिकली इसमें और स्पीड वगैरह बढ़ाई गई और 1500 तक आते आते यूरोप के ज़्यादातर देशों में प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो चुकी थी। क्योंकि एक बार मशीन अगर बन गई तो नॉर्मल सी बात है बाकी जो देश हैं वो भी मशीन बनाएंगे, क्या पता उससे और बेहतर बनाएंगे, ऐसा ही होता है लगभग। तो तब तक लगभग क्या हुआ, यानी कि 1500 तक क्या हुआ कि कम से कम 20 मिलियन बुक्स छप चुकी थी। यानी कि आप ये सोचिए कि एक किताब छपने में 180 कॉपीज़ को 3 साल लगे थे और 1500 तक आते आते जो आपका यूरोप वाला हिसाब देखते हैं उसमें 20 मिलियन बुक्स छप चुकी थी। 20 मिलियन का मतलब, चलिए अगर आप ये वर्ड सुन रहे हैं मिलियन, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद 16th सेंचुरी है जब बुक का जो नंबर था पहुंच गया भाई 200 मिलियन के पार, और इस पूरे बदलाव को कहा जाता था भाई प्रिंट रेवोल्यूशन। तो बेसिकली इस रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो सोचने की, पढ़ने की और जो सीखने का जो तरीका था वो पूरे के तरीके से बदल गया। और ये किसकी वजह से हुआ भाई? गुटेनबर्ग की मशीन के जरिए हुआ। बाद में गुटेनबर्ग से भी बेहतर मशीनें आई, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत थी वो गुटेनबर्ग ने ही करी थी। ठीक है, तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन दिस सोसाइटी। यानी कि अब ये देखते हैं कि भाई जो प्रिंटिंग है उसका समाज पर क्या असर पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रिंटिंग ने बुक्स की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अब अलग अलग जगह पर किताबें छप रही थी तो, और सस्ते में भी छप जा रही थी, तो उनकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी कम हो गई। तो पहले केवल अमीर लोग पढ़ा करते थे किताबें, लेकिन अब धीरे धीरे जो भी कॉमन लोग थे वो भी किताबें खरीद सकते थे, क्योंकि किताबों का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा कम मतलब अब लगाया जाने लग गया था। यानी कि इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हुआ कि जो आपका यूरोप वाला जो इलाका देखते हैं वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे, यानी कि जो साक्षरता दर थी वो तेज़ी से बढ़ने लग गई। और पढ़ने वाले सिर्फ राजा महाराजा या फिर विद्वान नहीं थे, बेसिकली अब नॉर्मल जो आम इंसान है वो भी पढ़ सकता था। और इस तरीके से रीडिंग पब्लिक अब सिर्फ एलाइट क्लास तक सीमित नहीं रही और वो पूरे के पूरे समाज में फैल गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो आपका मौखिक परंपरा खत्म हुई। मौखिक परंपरा का मतलब जो ओरल कल्चर जिसको हम कहते हैं, यानी कि लोग अब भी किताबों को जोर जोर से पढ़ते थे ताकि अनपढ़ लोग भी सुन करके समझ सकते हैं। यानी कि देखिए पहले किताबें नहीं थी तो लोग एक दूसरे को कहानियाँ बताया करते थे, तो ऐसा नहीं कि किताबों के आ जाने की वजह से ये वाला कल्चर समाप्त हो गया हो। तो ऐसा आज के टाइम पर भी था कि बहुत सारे जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको भी किताबें एक तरीके से लोग, बाकी जो आसपास के लोग होते थे उनको पढ़ करके सुनाते थे। ठीक है, इसी बीच में एक और कमाल की बात होती है कि भाई इलस्ट्रेटेड बुक आती है, यानी कि इलस्ट्रेटेड बुक का मतलब होता है चित्रों वाली किताब। ठीक है, तो वो तो जैसे मान लो कि ब्रिज बन गई लिटरेट और नॉन लिटरेट के बीच में, बेसिकली कि अगर जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता है वो नॉर्मल सी बात है वो चित्रों की सहायता से किसी भी चीज़ को समझ सकता है। तो इस तरीके से एक तरीके से आप ये समझिए कि जो लिटरेसी रेट है उसमें और भी ज़्यादा बूम देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह प्रिंटिंग ने ना सिर्फ किताबें छापी बल्कि समाज को पढ़ने, सुनने और समझने वाला बना दिया, और एक नया जागरूक जो युग था उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन रिलीजन। तो अब देखते हैं कि जो भी धर्म वगैरह थे उन पर प्रिंट का क्या एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिंटिंग के रिलीजन पर असर की, क्योंकि यहाँ से ही तो असली बदलाव की शुरुआत हुई थी, क्योंकि भाई इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, पूरी की पूरी दुनिया बदल के रख गई थी। तो जैसे ही प्रिंटिंग आई आइडियाज़ बहुत तेज़ी से फैलेंगे, नॉर्मल सी बात है, और विचार भी बहुत तेज़ी से फैलेंगे, और यहीं से स्टार्ट हुआ कि भाई जो भी डिबेट्स थी, डिसेंट था, वो भी बढ़ने लगे, क्योंकि जो लोग थे अब पढ़े लिखे थे तो केवल सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे भी, है ना। तो यहाँ पर बहस स्टार्ट हुई, लोगों ने अपनी असहमति जताने स्टार्ट कर दिया भाई कि नहीं भाई इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, ये जो चीज़ तुम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा समझ है, किसकी वजह से? किताबों की वजह से। ठीक है, तो डिबेट्स और डिसेंट था उनकी भी जो मतलब ये समझे कि वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। और इसी दौर में एक नाम सामने आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर। अब मार्टिन लूथर थे जो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस, और इसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी कैथोलिक चर्च था उसकी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आलोचना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, अपनी एक किताब लिखी 95 थीसिस, और इस किताब में कैथोलिक चर्च की बहुत ही बड़े रूप में आलोचना स्टार्ट कर दी। आप ये समझिए कि चर्च के बारे में, चर्च जो भी कुछ गलत करता है उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो पाखंड है, सही नहीं है। और यहीं से शुरुआत बनती है भाई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। तो आपको जानकर के हैरानी होगी, अभी के टाइम पर जो चर्च जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके कैथोलिक चर्च होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट चर्च होते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त ईसाई है तो उससे आप जरूर पूछना कि वो कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो आपका है इन्हीं वजह से निकला। कैथोलिक वही हैं जो पुरानी परंपरा को मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट वो हैं जो पुरानी परंपरा को नहीं मानते हैं, और बेसिकली वो चाहते हैं कि मेरा जो संवाद है सीधा भगवान से होगा, ना कि किसी पादरी वर्ग से होगा। तो यहीं से शुरुआत हुई थी मार्टिन लूथर की वजह से। ठीक है भाई, और इसने पूरे के पूरे ईसाई धर्म की धारा को ही बदल के रख दिया। सोचिए कि एक ऐसी चीज़, यानी कि एक ऐसी किताब लिखी भाई जिसकी वजह से जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो बेसिकली घबरा गई, और उन्हें डर था कि भाई प्रिंटिंग की वजह से आने वाले समय में बहुत ही बड़े स्तर पर विद्रोह वगैरह हो सकता है, या फिर धर्म विरोधी जो विचार हैं वो भी फैल सकते हैं। ठीक है, तो इसी डर के चलते जो कैथोलिक चर्च था उसने एक एक्शन लिया और एक लिस्ट बना दी भाई, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, यानी कि उन्होंने एक सूची बनाई जिसमें बताया कि ऐसी किताबें जो
एक तरीके से इस जो क्रिश्चियन धर्म है उसके खिलाफ लिखी जा रही हैं वो उनको बैन कर दिया जाए। तो नॉर्मल सी बात है, प्रिंट स्टार्ट नहीं हुआ और यहीं से एक तरीके से बैन वगैरह लगना स्टार्ट हो गया। तो इसका मकसद यही था भाई कि जो भी असहमति है, लोग जो भी किसी चीज़ को मना कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है, और लोगों तक सिर्फ वही बातें पहुंचाना जो चर्च चाहे। तो बेसिकली चर्च उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, उस टाइम ये सब चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी ऐसे रोका नहीं गया। बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से आंदोलन वगैरह होते हैं, ठीक है, और फिर एक तरीके से आप ये समझिए कि चर्च की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रिंट एंड द रिलीजियस अथॉरिटी। तो अब बात करते हैं भाई कि प्रिंट का असर रिलीजियस अथॉरिटी पर कैसे पड़ा, यानी कि भाई जब पढ़ना सबके लिए आसान हो गया तो क्या क्या इसके असर देखे गए। तो लोगों ने खुद से रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो पढ़ने शुरू कर दिए और इससे हुआ क्या कि आम लोगों ने जो भी ग्रंथ की जो एक तरीके से री इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली व्याख्या है, किसी भी चीज़ को समझना है, बेसिकली वो खुद से उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इसी के साथ में जो अथॉरिटी थी उसके ऊपर एक तरीके से सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पर भी होता है, आप भी बहुत सारी चीज़ों का कारण पूछते हैं धर्म को लेकर के, तो वो क्या है, वो आपकी एक नई व्याख्या है। तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जो लोग थे वो पढ़े लिखे हुए। और एग्जाम्पल था मोनाकियो ने, जो कि एक इटली का एक मामूली सा मिलर था, बेसिकली मिलर मतलब होता है अनाज पीसने वाला, और उसने क्या किया, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े और अपनी राय रखी, ठीक है। और लेकिन भाई उसने किया क्या कि उसने चर्च के एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन पर सवाल उठाए और इसके खिलाफ ही उसको सजा दे दी गई। और इस तरीके से चर्च को ये लगने लगा कि प्रिंट से जो लोग हैं वो बेसिकली कंट्रोल से बाहर ही जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक सेंसरशिप लगा दी, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, यानी कि कौन क्या पढ़ेगा ये भी कौन तय करेगा, ये चर्च तय करेगा। जैसे कि आज के टाइम पर जो मीडिया हाउस होते हैं उस मीडिया हाउस पर कंट्रोल कौन कर लेता है, गवर्नमेंट कर लेती है बेसिकली। तो मीडिया हाउस भी प्रिंट में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ कब स्टार्ट हुई थी भाई, जब आपके यूरोप में बहुत ही बड़े स्तर पर किताबें वगैरह छपने लग गई थी, ठीक है। और इसी में साथ में स्टार्ट हुआ भाई सर्विलांस स्टार्ट हुआ, यानी कि हर चीज़ पर नज़र रखी जाने लगी भाई कि कौन व्यक्ति है या फिर कौन सा संगठन है जो धर्म विरोधी विचार तो नहीं फैला रहा। तो ये आप ये समझिए कि ये जो प्रिंट था, प्रिंट ने लोगों को सोचने की आज़ादी तो दे दी, लेकिन अथॉरिटी को ये बात हजम नहीं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अब उन्हीं के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। तो यहीं से एक तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल करने का भी स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रिंट एंड द राइज ऑफ लिटरेसी एंड दी नॉलेज। तो अब हम देखेंगे कि भाई प्रिंट का एजुकेशन पर, बेसिकली ज्ञान पर क्या असर पड़ा। तो 17वीं और 18वीं सदी में क्या हुआ कि यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत ही बड़े स्तर पर, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त स्तर पर बढ़ने लगा था, क्योंकि अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति पढ़ सकता था। तो अब सिर्फ अमीर ही या फिर स्कॉलर्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी पढ़ना लिखना सीखने लगे थे। और इसमें एक बड़ा रोल ये था कि जो किताबें थी वो चैप बुक एक तरीके से आने लगी, चैप नहीं चीप बुक, सॉरी, तो चीप बुक आने लगी। और इसकी वजह से क्या था कि जो किताबें थी वो थोड़ी छोटी बनाई जाने लगी, सस्ती बनाने लगी, ताकि जो कामकाजी वर्ग है, बेसिकली जो वर्किंग क्लास है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये किताबें पॉपुलर हुआ करती थी, क्योंकि ये काफ़ी छोटी थी, साथ में लेके जा सकते थे और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सस्ती हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और किताबें बनने लगी ताकि जो वर्किंग क्लास है उनको भी एक तरीके से पढ़ने का मज़ा मिल सके, फिर वही पढ़ सकें बेसिकली। तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा किताबें पॉपुलर हो गई थी। साथ ही क्या हुआ कि पीरियोडिकल्स यानी कि साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं भी खूब पढ़ी जाने लगी, यानी कि कुछ ऐसी किताबें जो बेसिकली महीने पर आती थी या फिर मान लीजिए एक सप्ताह पर आती थी। तो ये भी बहुत सारी एक तरीके से पूरे सप्ताह की जानकारी को लेकर के आई थी। तो ये भी किताबें खूब पढ़ी जाने लगी थी। और अब जो प्रिंट था वो सिर्फ कहानियाँ ही नहीं फैली, बेसिकली यानी कि सिर्फ कहानियाँ ही नई किताबों में छपती थी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें छपती थी, जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज हो गया, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज, कोई भी साइंस की जो चीज़ है वो भी छपने लगी। जैसे कि मान लीजिए आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने क्या किया था कि वैज्ञानिकों की खोज अब लोगों तक आसानी से पहुंची, क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि जो भी साइंस की चीज़ें हुआ करती वो भी किताबों में छपी, फिर वो सब चीज़ें अगले देशों में पहुंची, पूरे के पूरे यूरोप में पहुंची। तो इस तरीके से लोगों ने केवल कहानियाँ ही नहीं पढ़ी, लोगों ने अलग अलग चीज़ें भी पढ़ी साइंस के बारे में लेकर के, ठीक है। और सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि भाई यहीं से स्टार्ट हुआ एनलाइटमेंट थिंकर्स, यानी कि एनलाइटमेंट थिंकर्स का मतलब होता है एक ऐसी जनता बेसिकली जो एक तरीके से जागरूक हो गई, ठीक है। तो वोल्टेयर और जो रूसो थे ये भी बहुत बड़े क्या थे भाई, दार्शनिक थे बेसिकली। तो इनकी भी बहुत सारी जो किताबें थी वो भी छपी, और इसकी वजह से भी बहुत सारे जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जागरूक हुए इनकी किताबों को पढ़ करके। तो रूसो का नाम तो आपने पहले सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो क्लास 10th में, लेकिन आप अगली जब क्लासों में जाएंगे तो आपको इनके नाम सुनने को मिल जाएगा। हालांकि आपने आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, वोल्टेयर ने और रूसो ने क्या किया,
जो तार्किकता थी, बेसिकली तार्किकता का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक तरीके से तर्क देना कि ये चीज़ क्यों होती है, ये नहीं बोल देना कि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं, इन्होंने तर्क वगैरह दिया, अलग तरीके से सोचा और इन सब चीज़ों की वजह से समाज पर एक अलग प्रभाव पड़ा। लोगों ने साइंस के ऊपर एक तरीके से अपना नज़रिया बदल दिया। ठीक है, तो जहाँ पर साइंस होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता, नॉर्मल से आप ये बात समझ के रखें। ठीक है, तो उनके आइडियाज़ अब सिर्फ स्कॉलर तक नहीं बल्कि जनरल जो पब्लिक थी वहाँ तक पहुँचने लग गए और यही बना बेसिकली ज्ञान का बेसिकली एक नया युग यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से प्रिंट ने ना सिर्फ किताबें छापी बल्कि लोगों को सोचने, समझने और सवाल करने की भी ताकत दे दी। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, यानी कि अब हम जानेंगे कि भाई प्रिंट और एक और टॉपिक है इसी में, एनलाइटमेंट का मतलब होता है लोगों का जागरूक होना बेसिकली। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस दौर की जब प्रिंट ने एनलाइटमेंट यानी कि बौद्धिक जागरूकता को हवा दे दी बेसिकली। ठीक है, तो एनलाइटमेंट थिंकर्स ने जमकर परंपरा बेसिकली जो ट्रेडिशन होते हैं, जो अंधविश्वास होता है, जो तानाशाही होता है, इन सब की आलोचना करी। ठीक है, और इसी की वजह से जो लोग थे वो भी जागरूक हुए और इस समय का लिटरेचर बन गया था भाई सैटिरिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर व्यंग्य करना बेसिकली, यानी कि राजा और जो राजशाही लोग हैं इसके ऊपर मजाक उड़ाना बेसिकली। और इससे जनता जो थी धीरे धीरे एक तरीके से जनता के मन में ऐसा आने लग गया भाई कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि राजा जो है या फिर जो राजशाही जो ताकतें हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं बेसिकली। तो प्रिंट ने एक नया माहौल बना दिया जिसे हम कहते हैं कल्चर ऑफ डिबेट, यानी कि अब लोग जो थे वो इस्टेब्लिश रूल्स पर सवाल करने लग गए, यानी कि जो भी नियम वगैरह बने हुए हैं भाई वो गलत बने हुए हैं, इससे हमारे को घाटा है। और वो कहने लगे कि समाज में बदलाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमें फ्रीडम वगैरह मिलनी चाहिए। यानी कि आप ये समझिए कि एक इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर सोशल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि आज के टाइम पर आता है। अगर आप मान लीजिए आप व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, है ना। तो जब वो जानते हैं और कोई चीज़ वो गलत बता रहा होता तो नॉर्मल सी बात है आप उसके खिलाफ डिबेट करते हैं। तो यही चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, जब प्रिंट कल्चर आपका आया था। ठीक है, तो अब हर तरफ आइडियाज़, आलोचना और सोचने की आया थी वो धीरे धीरे फैलने लग गई थी और यही सब मिलकर बन गया था भाई। मतलब इन्हीं सब ने यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया जिसने क्रांतियों को एक तरीके से आगे बढ़ाया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें प्रिंट एजुकेशन और सोशल चेंजेस देखेंगे हम, प्रिंट के जरिए कौन कौन सी चीज़ों पर एक तरीके से बदलाव आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी जितने भी देश थे जहाँ पर प्रिंट था बेसिकली वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य कर दिया, यानी कि भाई पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी कर दिया और जो भी शुरुआती शिक्षा है वो बच्चों के लिए जरूरी कर दी गई, मैंडेटरी कर दी गई। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कि बच्चों को स्कूल हम भेजा करेंगे या फिर भेजना जरूरी हो गया बेसिकली। ठीक है, और अब जब पढ़ाई शुरू ही हो गई थी तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की जो किताबें हैं वो स्कूल टेक्स्ट बुक की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ जाएगी, तो अब एक अलग चीज़ बन जाएगी। तो आप ये समझिए कि जो स्कूल वाली व्यवस्था है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, प्रिंट के जरिए ही। ठीक है भाई, और इसी दौरान जो महिलाएं थी उनकी भी एक नई शुरुआत हुई। तो वुमेंस मैगजीन उस समय आया करती थी जिसकी वजह से शिक्षा को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। जो वुमेंस थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया गया और इनमें लिखा जाता जो भी वुमेन मैगजीन थी कि जो भी महिलाओं की जो घरेलू भूमिकाएं हैं, उनकी जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता था। मतलब कि आप ये समझिए कि वुमेंस मैगजीन के आने की वजह से अब वो बातें भी बाहर आने लगी थी जो महिलाओं के बारे में कभी लिखा नहीं जाया करती थी। ठीक है, फिर कुछ लेखिकाएँ आई जैसे कि जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर जैसे कि नाम की, जिन्होंने अपने नोवेल के जरिए बेसिकली बताया कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर के काम नहीं करेंगी, वो बाहर के भी काम करेंगी, तो वो सोच सकती हैं, लिख सकती हैं, समाज को बदल सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि वुमेंस में भी बहुत सारे राइटर्स वगैरह आए जिन्होंने एक तरीके से किताबें लिखी कि समाज में जो महिलाएं हैं वो केवल घर के काम के लिए नहीं बनी हैं, वो और भी चीज़ें कर सकती हैं। तो यहाँ पर और भी एक तरीके से आप ये समझिए कि महिलाओं को लेकर के बहुत ही बड़े स्तर पर काम होने स्टार्ट हुए। ठीक है, और सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, कामगार फिर मजदूर जो वर्ग हैं बेसिकली वो भी किताबों से लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। कई तो खुद को एक तरीके से पॉलिटिकल राइटिंग्स या फिर मान लीजिए बायोग्राफीज जो होती हैं वो भी लिखने लगे थे। यानी कि मतलब अब हर वर्ग की जो आवाज़ थी वो प्रिंट के जरिए बाहर आने लग गई थी। नॉर्मल सी बात है कि प्रिंट आया तो बहुत सारी चीज़ें बदली। अब जो लोग हैं वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब अपनी खुद की आप किताब चाहो छापना तो वो भी आप छाप सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आने लग गई थी। ठीक है, तो ऐसा मान के आप कह सकते हैं कि प्रिंट ने ना सिर्फ किताबें ही नहीं छापी बल्कि जो समाज का जो हर एक हिस्सा था वो भी बोलने लगा था और एक तरीके से सोचने लगा था। जबकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, वो केवल सुन सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में एनलाइटमेंट आई और लोग जो थे वो उन्होंने एक तरीके से डिबेट करना स्टार्ट किया, फिर किसी भी चीज़ के खिलाफ जो भी उनका डिस्कंसर्न है वो रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो
चलिए अब बात करते हैं प्रिंट टेक्नोलॉजी की, यानी कि जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी थी उसने तरक्की करी, नॉर्मल सी बात है जो प्रिंट की रफ्तार है वही बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारी मशीनें आई, जैसे कि मशीनों का नाम था स्टीम पावर्ड और सिलेंड्रिकल प्रेसेस। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रिंट की जो स्पीड थी वो बहुत ही तेज़ गति से बढ़ गई, और अब जो किताबें थी वो बहुत ही तेज़ गति से और बड़े स्केल पर छपने लग गई थी, ठीक है। और इसके बाद एक और इनोवेशन हुआ जिसको हम कहते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग या फिर चीप पेपर बैग्स। चीप पेपर बैग्स यानी कि ऐसी किताबें जिनके जो कवर पेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो किताबें थी वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई, यानी कि मतलब अब हर किसी की जेब में किताब बेसिकली जा सकती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके पास बहुत कम पैसे हो तो भी वो किताब खरीद सकता है, ठीक है। और फिर शुरू हुआ एक नया ट्रेंड जिसको हम कहते हैं सीरियलाइज नोवेल्स, यानी कि जैसे कि अगर आप अभी के टाइम पर जो वो देखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, सीरीज़ कहते हैं, किसी कोई सी भी सीरीज होती है, जैसे कि मान लो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, या फिर मान लीजिए जो आप सीरियल्स वगैरह देखते हैं, कोई नाटक वगैरह देखते हैं जो लाइन वाइज आती ही रहती है, बेसिकली हर कड़ी में छपती रहती है, जिसको हम कहते हैं वेब सीरीज़ बेसिकली। तो ये जो चीज़ें थी वो उस समय भी स्टार्ट होगी, अलग अलग जो नोवेल्स थी वो एक तरीके से सीरियलाइज्ड नोवेल्स आने लग गई, जैसे आजकल वेब सीरीज़ होती हैं बेसिकली, जिसमें सस्पेंस बना रहता है हर पार्ट में, फिर अगला सीज़न आता है, फिर अगला सीज़न आता है। जैसे कि अभी क्या आया था, अभी हाल फिलहाल में पंचायत वाला आया था अमेजन प्राइम पे, और उसके बाद स्क्विड गेम्स आई थी। तो ये जो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ करते थे, जो मतलब किताबों के जरिए ऐसा हुआ करता था, ठीक है। और इसी के साथ में जो पब्लिशर थे उन्होंने ये बुक्स को और भी ज़्यादा क्लासी बनाने के लिए जो डस्ट कवर थे उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि किताबें धूल से बचें और देखने में भी शानदार लगें बेसिकली। तो ऐसी कुछ किताबें उन्होंने बना दी ताकि बाहर से वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर टाइप के लगे। तो आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि प्रिंट अब सिर्फ स्लो प्रोसेस नहीं रहा, यानी कि आप ये समझिए कि बहुत ही तेज़ गति से बन सकता था, लो कॉस्ट में बन सकता था, और मास एक्सेसिबल था, यानी कि जो भी लोग थे, चाहे वो कोई से भी लोग हो, सबके पास वो पहुँच सकता था, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे भाई अगले टॉपिक की, यानी कि अब हम देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर इन इंडिया, बेसिकली प्रिंट कल्चर भारत में कैसे है वो हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। तो भारत की संस्कृति में हस्तलिखित पांडुलिपियों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और यहाँ की किताबें ज़्यादातर जो रहती हैं वो संस्कृत में, अरबी में, फारसी में और स्थानीय भाषाओं में मतलब स्टार्टिंग में लिखा करती थी, ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ अक्सर सजी धजी होती थी, यानी इन्हें खूबसूरत चित्रों से सजाया जाता था और बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखा जाता ताकि ये सुरक्षित रहें, क्योंकि जो पांडुलिपियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली फ्रेजाइल हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, इसीलिए ये सभी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थी। और आप ये समझ लीजिए कि इनका जो उपयोग था वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हुआ करता था, यानी कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग, उनके पास, और जो अमीर वर्ग है केवल उनके पास हुआ करता था, ठीक है। तो इंडिया में किताबें तो थी, लेकिन उनकी जो पहुँच थी वो लोगों तक सीमित थी बेसिकली। जैसे कि यूरोप में आपने देखा कि एकदम स्टार्टिंग में जब प्रिंट आया तो वो अमीर लोगों तक आया, जो रॉयल लाइफ जिया करते थे, बाद में वहाँ पर धीरे धीरे लोगों पर, नॉर्मल लोगों पर भी आया। तो अब देखते हैं कि जो प्रिंट कल्चर था भारत में भी आ गया और धीरे धीरे यहाँ पर भी ज्ञान फैलने लग गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भारत में प्रिंट कल्चर जो आया उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में जो प्रिंट कल्चर की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले जो हुई थी वो गोवा में हुई थी, और यहाँ पर आए थे भाई पोर्टुगीज मिशनरीज बेसिकली, और उन्होंने ही यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लाया 16th सेंचुरी के मिड में, आई थिंक 1756 के आसपास में वो लोग लेकर गए थे। और शुरुआत यहाँ जो पब्लिकेशन निकले, शुरुआत के जो भी पब्लिकेशन थे वो ज़्यादातर वो थे वो धार्मिक ग्रंथ थे। और यहाँ पर भी कौन सी किताब छपी थी भाई, वो क्या कहते हैं उसको, बाइबल ही छपी थी, जो सबसे पहले यहाँ पर छपी थी। और यहाँ जो छपे हुए कोंकणी, तमिल, मलयालम, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर किताबें वगैरह छपने लगी थी। और इसके बाद भारत में अंग्रेजी अखबारों की शुरुआत हुई, जिसका पहला जो बड़ा नाम था भाई जेम्स ऑगस्टस हिकिस बंगाल गजट, बेसिकली बंगाल गजट के नाम से कहा जाता है। पहला अंग्रेजी अखबार भारत का जो था वो बंगाल गजट ही था, ठीक है। तो ये तो नाम इतना बड़ा है, बट इसका अभी अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो बंगाल गजट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। उस समय सबसे पहला जो अंग्रेजी का अखबार था भारत में शुरुआत हुआ था। धीरे धीरे इंडियन न्यूज़पेपर्स भी आए, जैसे कि समाचार चंद्रिका, बंगाल गजट, ये देखिए आगे ना यहाँ पर बंगाल गजट, ओके। और इसने भी क्या किया कि जो भी आंदोलन वगैरह थे उसमें भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से भूमिका निभाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि वहाँ पर मार्टिन लूथर ने किया था, 95 थीसिस छापी थी बेसिकली। तो यहाँ पर भी किताबों के जरिए जागरूकता या फिर समाज सुधार को लेकर के बहुत ही बड़े रूप में जागरूकता को फैलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से भारत में प्रिंट कल्चर ने क्या किया भाई, राजनीति और समाज को बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रिंट कैसे बना समाज और धर्म सुधार की बहस का मंच।
बेसिकली। तो प्रिंट ने क्या किया कि जो उस समय एक प्रथा चलती थी जिसको हम कहते हैं सती प्रथा, विडो एमोल्यूशन, जिसके और मान लीजिए जाति हो गए, जाति को लेकर बहुत सारे नियम हुआ करते थे और एकेश्वरवाद पर बहुत सारे मुद्दे हुआ करते थे। इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहस को बढ़ावा दिया गया कि भाई सती प्रथा जो होती है वो भी गलत होती है, जो जाति सिस्टम है वो भी गलत होता है। तो ऐसे रिफॉर्मर्स भी है जिन्होंने एक तरीके से इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बोला, जैसे कि राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। इन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर प्रिंट का इस्तेमाल किया और जो भी रूढ़िवादिता थी, बेसिकली ऑर्थोडॉक्सी यानी कि जो भी पुराने रीति रिवाज थे उनको चुनौती दी। और उन्होंने कहा कि ये सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और इसको बदलना ही होगा। और इसी दौरान जो मुस्लिम विद्वान थे बेसिकली वो भी आगे आते हैं और उन्होंने भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया ताकि वो भी अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उसको छाप सकें और साथ ही जो औपनिवेशिक प्रभाव है उसका जो विरोध है वो भी वो इसी की सहायता से कर सकें। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे वो अब स्थानीय भाषाओं में भी छपने लग गए थे और लोगों को एक तरीके से संदेश वगैरह भी प्रिंट के जरिए भेजा जाने लग गया था। ठीक है। तो इससे लोगों में बहस और सुधार की जो संस्कृति थी वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मजबूत होने लगी और जो समाज था आपका बेसिकली उसमें एक पॉजिटिव चेंज आने लग गया था। ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रिंट ने ना सिर्फ किताबें ही नहीं बनाई, बेसिकली उसने एक तरीके से यहाँ पर भी जो समाज था वहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करी। ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं कि प्रिंट का जो असर है वो लिटरेचर पर और जो विजुअल कल्चर है उसके ऊपर कैसा पड़ा। तो भाई जो भी नोवेल्स होती हैं, मतलब जैसे जैसे प्रिंटिंग्स बढ़ी वैसे वैसे नोवेल्स, ऐसे, पोएम्स, ये सब जो है वो छपने लग गई और इनमें जो भी चीज़ें थी वो दिखती थी बेसिकली ऐसी चीज़ें जिसके ज़रिए भावनाएं व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि हर कहानी में ज़िंदगी के अलग अंदाज बेसिकली देखने को मिला करते थे। और साथ ही प्रिंट ने क्या किया कि जो विजुअल मीडिया था इससे उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे कि जो भी छवियाँ बनती थी, कैलेंडर्स बनते थे, कार्टून्स बनते थे, ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं थी बल्कि इसका बहुत ही बड़ा रोल था, नॉर्मल सी बात है, पब्लिक को इसमें लाने का, प्रिंट कल्चर में लेकर के आना था कि जो लोग हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा ज़्यादा किताबों से जुड़े। खासकर जो ये विजुअल मीडिया था वो लोगों की सोच को प्रभावित करने लग गया और इसने एक तरीके से मॉडर्निटी को, ट्रेडिशन को, इन सब चीज़ों को लेकर के इनमें भी डिबेट लाने को कहा कि भाई जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर आप भी डिबेट करना स्टार्ट करें कि जो भी परंपरा जो हो रही है, जैसे कि 95 थीसिस के जरिए जो ईसाई धर्म के ऊपर एक तरीके से वहाँ पर क्या हुआ था, विरोध वगैरह हुआ, जिसकी वजह से धर्म 2 हिस्सों में बट गया। आज के टाइम पर भी 2 हिस्सों में ही है, या तो प्रोटेस्टेंट है या तो कैथोलिक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी स्टार्ट करने की बात करेगी कि आपके जो भी धर्म वाली चीज़ें हैं, कोई भी ट्रेडिशन वगैरह है, तो इसके बीच भी डिबेट वगैरह होनी चाहिए जो भी गलत है बेसिकली। तो मतलब लोगों के दिमाग में नए नए विचार आने लगे और आने लगे तो भाई नॉर्मल सी बात है कि जो यहाँ का समाज है वो भी बदलने लग जाएगा। ठीक है। तो प्रिंट ने ना केवल शब्दों को ही नहीं, बेसिकली तस्वीरों और कला के जरिए भी समाज को एक तरीके से नया रूप दिया। ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रिंट का असर वुमेन्स पर बेसिकली। तो अब बात करते हैं प्रिंट ने कैसे बढ़ावा दिया भाई कि जो भी महिलाएं हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर जो उनकी आवाज़ है उसको भी आगे लाया जाएगा। तो किताबों और पत्रिकाओं के जरिए क्या हुआ कि महिलाओं को शिक्षा को बेसिकली बढ़ावा मिला और महिलाएं भी पढ़ने लिखने लग गई। अब हम बात करें भारत की, नॉर्मल सी बात है, और जिससे जो पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो खुल गई बेसिकली। और ख़ासकर जो भी ऑटोबायोग्राफीज़ हुआ करती थी या फिर मान लीजिए कुछ ऐसे लिटरेचर जो सुधार वाले होते थे कि ये चीज़ गलत होती आ रही, इसको सही हमें करना चाहिए, उनके स्ट्रगल्स की, उनकी जो भी एस्पिरेशंस थी वो जो थी महिलाओं की बेसिकली, वो सामने आने लगी। और यहाँ से पता चला कि महिलाएँ भी बदलाव की ताकत रखती थी। और कुछ ऐसी ही महिला लेखक भी हुई थी, जैसे कि भारत की ही हैं रास सुंदरी देवी। ठीक है। और एक थी ताराबाई शिंदे बेसिकली। इन लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं में लिखा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को ख़त्म किया जाना चाहिए और इनके लेखक ने समाज में महिलाओं के अधिकारों की बेसिकली एक तरीके से नई जागरूकता पैदा कर दी। और इसी ने क्या किया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर के भी समाज में एक अलग मतलब मंच मिलना स्टार्ट हो गया। तो प्रिंट की वजह से यहाँ पर ही बहुत ही बड़े स्तर पर बदलाव देखा जाने लग गया। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रिंट की वजह से समाज जो आपका है उसमें अवेयरनेस कैसे है, इक्वलिटी वगैरह कैसे है। ठीक है। तो प्रिंट ने कैसे बराबरी की भावना को बढ़ाया, सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया। तो सबसे पहले जो सस्ती किताबें और जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुए, जो गरीब और आम लोगों तक पहुँचे और वो भी एक तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सके, बेसिकली उनके पास भी ज्ञान पहुँचे। तो इसके अलावा क्या था कि कई बड़े लेखक थे, जैसे कि ज्योतिबा फूले, आपने नाम सुना होगा, भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने भी प्रिंट का इस्तेमाल किया। ठीक है। और अपने लेखन के जरिए जो भी जाति भेदभाव होता था उसके ऊपर बहुत ही खुल करके एक तरीके से आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने समाज में समानता की मांग की आवाज़ उठाई। बेसिकली जो मजदूर वर्ग था वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपने पुस्तकालय बनाए और जो भी एक तरीके से
क्लास एक्सप्लोइटेशन था बेसिकली, जो क्लास के हिसाब से लोग जो शोषण किया करते थे, ऊंची जाति नीची जाति वाला, इसके ऊपर भी बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें बनी ताकि जो लोग हैं इन सब चीज़ों को पढ़े और जो समाज है उसके अंदर अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो जो लोग थे उन्होंने अपने अधिकारों को लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरीके से जागरूकता लेकर के आए ताकि जो उनका जो भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, बेसिकली जो शोषण हो रहा है, इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है भाई, चलिए, तो इस तरीके से जो आपका भारत था उसमें समाज में इस तरीके से बदलाव देखने को मिला। अब पढ़ेंगे भाई हम लास्ट टॉपिक जिसका नाम क्या ही है बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे जो भी कॉलोनियल प्रेस लॉ था, बेसिकली जब अंग्रेज हमारे पास थे तो उन्होंने कौन कौन से लॉज वगैरह लेकर के आए बेसिकली प्रेस को लेकर के। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया कि जो प्रेस था उसके ऊपर बहुत ही कड़े कड़े कानून लगाए, और सबसे जो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस जो लॉ था बेसिकली, उसको क्या एक्ट था बेसिकली, उसको हम कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसका मकसद यही था कि जो भी स्थानीय भाषा के अखबार हैं और जो पत्रिकाएं हैं इसको ऊपर बेसिकली हम इसको दबा करके रखें, वो ज़्यादा कुछ ना छाप सकें। लेकिन इसके बावजूद भी जो कई राष्ट्रवादी अखबार थे, जैसे कि तिलक का जो बाल गंगाधर जो तिलक थे, उन्होंने एक छापा था केसरी, जो पंजाब केसरी आप सुनते हैं बेसिकली वो यहीं से निकला है। ठीक है, उन्होंने सरकार की नीति की खूब आलोचना करी और यही अखबार जनता में व्यापक विरोध और जागरूकता फैलाने का एक तरीके से जरिया बन गया। ठीक है, और जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड आया था बेसिकली, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और भी ज़्यादा तरीके से सीमित करने की कोशिश करी गई थी, किसके द्वारा, जो आपका अंग्रेज हैं उनके द्वारा। तो इस दौरान इन्होंने एक और एक्ट लागू किया था जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट करके, जिसमें क्या था कि प्रेस को और कड़ी बेसिकली सेंसरशिप में लाकर रख दिया गया था। लेकिन इन सब नियंत्रणों के बावजूद भी क्या हुआ कि जो प्रिंट था उसने हार नहीं मानी, और यहाँ प्रिंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि आप ये समझिए कि प्रिंट की वजह से यहाँ पर और ही बड़े स्तर पर राष्ट्रवादी जो विचार थे वो धीरे धीरे फैलने लगे ताकि जनता को संगठित किया जा सके। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि प्रिंट की वजह से भी हमारे को बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली हमारे देश को आज़ाद कराने में। ठीक है भाई, तो यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसको मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, आप चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।